हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखते हैं कि जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर फाउंड इन गैशियस स्टेट। लोअर हेलो एल्केन्स जैसे मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, दे आर नोन एज लोअर हेलो एल्केन्स, जिसमें कार्बन नंबर 1 या 2 होता है, उनको लोअर हेलो एल्केन्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन गैशियस स्टेट। But higher haloalkanes are those haloalkanes which containing more than 3 carbon atoms. जैसे प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, हायर एलोकेन्स हो गए, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, दे आर फाउंड इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है हेलोएरीन्स। हेलोएरीन एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। कुछ हेलोएरीन सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कुछ लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता रहेगा इनका, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है कलर। ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं उनका किसी का भी कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस, बट जब वो प्योर हैं तो। बट ब्रोमाइड्स एंड पर्टिकुलरली आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ब्रोमाइड्स और हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली आयोडाइड्स का कलर डेवलप हो जाता है व्हेन इट एक्सपोज टू लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मेल की। हेलो एल्केन्स हैव स्वीट स्मेल। जितने भी हेलो एल्केन्स हैं मोस्टली दे हैव स्वीट स्मेल। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करेंगे। आगे देखो, यहाँ पे melting and boiling point of haloalkanes are determined by the van der Waals forces of attraction। जो melting and boiling point है haloalkanes की, वो किस attraction के थ्रू डिटरमाइन की जाती है? van der Waals forces of attraction। जैसे जैसे molecular mass बढ़ता रहता है वैसे वैसे van der Waals forces of attraction haloalkanes में बढ़ता रहता है। तो we can say that van der Waals force of attraction between the haloalkanes molecules is directly proportional to molecular mass। जैसे जैसे molecular mass बढ़ता रहेगा वैसे वैसे van der Waals forces of attraction बढ़ती रहेंगी और वैसे वैसे melting and boiling point इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर? जैसे जैसे molecular mass इंक्रीज होगा वैसे वैसे van der Waals forces of attraction molecules के बीच में बढ़ेंगी और वैसे ही melting and boiling point इंक्रीजेज होगी। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हलाइड इज मोर देन द हाइड्रोकार्बन्स। जो अल्काइल हलाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। देखो, सपोज CH3Cl एंड ये है CH4। CH4 में से एक H हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। और ये क्या है? मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है? हेलो एल्केन। तो अगर हम इनकी बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है इसका ज़्यादा होता है, इज़ मोर देन द हाइड्रोकार्बन। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है कि जो van der Waals force of attraction होती है वो इसमें ज़्यादा होती है, अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन का मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर हम ओवरऑल मास देखेंगे तो इसका मास ज़्यादा है। तो van der Waals force of attraction क्या होगी? अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा होगी। ये हमने भी पढ़ा है कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज van der Waals force ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इंक्रीजेज। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मोर देन द हाइड्रोकार्बन्स। रीजन, van der Waals force of attractions are stronger in alkyl halides as the molecular mass of alkyl halides are more than the parent hydrocarbons। parent hydrocarbons क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? CH4 से ओरिजिनेट हुआ है। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर देंगे तब जाके क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। और इसका पेरेंट क्या था? CH4, मीथेन। ये इससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन हेलोएल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। जैसे जैसे हेलोएल्केन्स में ब्रांचिंग होती रहती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहता है। यहाँ पे देखो, ये 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। देखो कैसे, ये जो है इसमें फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट, मीन्स इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC से नेम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पेंटाइल क्लोराइड। दिस इज पेंटाइल क्लोराइड। इसमें देखो, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 कार्बन्स आर देयर।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर ऑल्सो सिमिलर इन दिस, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन्स एंड हेलोजन्स आर सिमिलर इन ऑल दीज 3 कंपाउंड्स। सो व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, एज वी सी दैट इसमें ब्रांचिंग क्या है, कम है, ये स्ट्रेट चेन है, ये थोड़ा सा ब्रांचिंग हो गया, इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया, ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया है। अब ब्रांचिंग इंक्रीज होने से होता है क्या, देखो फर्स्ट केस में देखो कि ये एक चेन फॉर्म में है, इसके मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, इस अगर हम इसकी बात करेंगे, सपोज मैंने एक बीकर में ये ले लिया, एक बीकर में ये ले लिया और एक बीकर पे ये ले लिया, तो एक बीकर में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पेंटाइल क्लोराइड के, तो आपस में जो पेंटाइल क्लोराइड है उनके में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये एक पेंटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, दूसरे पेंटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, तो इनमें इंट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है इसका, ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अट्रैक्शन स्ट्रांग इसलिए क्योंकि एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो, इस केस थर्ड केस में देखो, थर्ड केस इसमें क्या हो गया कि ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। अगर मैं इसके जैसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे बीकर में, अगर उसके साथ में इसका कांटेक्ट देखती हूँ तो बहुत कम है, ये कांटेक्ट क्या बहुत कम है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन बिंग ऑन ब्रांचिंग, मोर एंड मोर ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल्स किसकी तरह स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है, और स्फेयर में जो कांटेक्ट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में मैक्सिमम कांटेक्ट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली बट हम ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस अट्रैक्शन होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बट इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोर सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मोर बिकॉज अट्रैक्शन इज मोर अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो बस यही करना है कि दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज। ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कैसा शेप एक्वायर कर लेता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मैंने आपको बताया था इसमें कौन सी जो अल्काइल हैलाइड होती है उनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, वंडर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 3 to 4 केल्विन है। इसमें क्या ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 Cl, स्ट्रेट चेन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा, ठीक है। अब पहले वाले एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सेकंड नंबर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, थर्ड नंबर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकंड का उससे कम, थर्ड का सबसे कम। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑन मूविंग इन दीज 3 कंपाउंड्स ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगी, तो इनको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रेट चेन है मॉलिक्यूल के स्ट्रेट चेन है, तो आपस में उन मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है, वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हमें इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड्स इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। अगर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड्स, तो इसमें क्या है, जो इसमें देखो क्लोरोमीथेन, ये मोनो हेलो कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 1 हेलोजन है, इसमें 2 हेलोजन है, इसमें 3 हेलोजन है, इसमें टेट्रा हेलोजन है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। इसका आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हेलोजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, या जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू ये, और इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा। तो एज नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस,
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, हमें पता है मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज among these halogens. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरिन. हम हेलोएरिन की बात करते हैं. हेलोएरिन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम है जैसे हेलोएल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे देखते हैं कि आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और ये नॉर्मल बेंजीन. बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है सबका यहाँ पे. इसका बॉइलिंग पॉइंट 462 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 429 है, 405 यानी ऑन मूविंग डाउन. जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, द रीज़न इज सेम कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है. इसका मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन का, तो ऑब्वियसली बेंजीन का मॉलिकुलर मास 78 प्लस जितना भी आयोडीन का मास होगा उसको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा. सो एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज van der Waals force of attraction among the molecule increases and boiling point increases. अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए. जैसे जैसे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, सपोज हमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके बीच में अट्रैक्शन, सपोज ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, ठीक है. तो उससे क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. जब तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो आइडोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है. मॉलिकुलर मास ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिकुलर मास ज़्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ, सपोज ये आइडोबेंजीन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. या आप सिंपल ये इस लैंग्वेज में समझ लो कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. आप इतना याद रखो. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन. अब आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं. ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. अब इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका है ऑर्थो आइसोमर का है 453, मेटा का है 446 और पैरा का है 448. यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज़ हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है. 46 से 48 यानी 2 का इंक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स बहुत कम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका 256 है, इसका 249, इसका 323. यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका सबसे ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा है, पैरा का, ठीक है. तो यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में खैर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा क्यों, पैरा आइसोमर का ज़्यादा क्यों एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है. तो इसका रीज़न देखते हैं हम. एक चीज़ देखो यहाँ पे देखो कि अगर मैं, ये है हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है. ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा. अब इन तीनों में से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी सॉलिड को हम हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. तो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट में आपको अट्रैक्शन के अलावा एक और फैक्टर देखना है, वो क्या होता है, सिमिट्री. यू हैव टू सी द सिमिट्री. अब इधर देखो, इस मॉलिक्यूल में सिमिट्री है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम सिमिट्री है. तो ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें सिमिट्री है, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा और भी मॉलिक्यूल के साथ अपने क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स आयंस जो भी हैं, ठीक है, अरेंजमेंट.
तो इसका अरेंजमेंट अपने क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्री एक फॉर्म होगी जिसकी वजह से इसका अरेंजमेंट क्या होगा, सिमेट्री की वजह से बहुत टाइटली फिक्स अरेंज होगा, और जिसकी वजह से इसको हमें मेल्ट करने के लिए, जब ये सॉलिड स्टेट में होगा, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. So the boiling point of isomeric dihalogens are nearly same, but in case of melting point, quite different melting point is observed. This is due to the reason that the para-isomers is more symmetrical and hence its molecule pack closely in the crystal lattice. Crystal lattice means arrangement of molecules in a particular fashion. उसको बोलते हैं crystal lattice. ये solid में, ये जो crystal lattice है वो solid की property है. अरे क्योंकि अब solid में आपने देखा कि जो atoms जो होते हैं, molecules होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स जो है अगर सिमेट्रिकल हो, पैराइसोमर से सिमेट्रिकल इन नेचर, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड होता है इन इट्स क्रिस्टल लैटिस. एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर एंड पैराइसोमर्स मेल्ट्स एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, देन ऑर्थो एंड पैराइसोमर. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट जो होता है जनरली क्या होता है, डायपोल में डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस. अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन टू ब्रोमीन और ब्रोमीन टू आयोडीन क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो डायपोल मोमेंट अगर सपोज CH3F है तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू CH3Cl, बट इन दोनों में एक्सेप्शंस है. अगर हम बात करें CH3Br की और CH3I की, तो इसका डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली कम है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है इसमें एज कम्पेयर टू दिस. बट इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट. ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बट जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोलर एटम्स. ठीक है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट है. ठीक है, तो जो डायपोल मोमेंट होगा, जो कि किस डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस बिटवीन द डायपोलर एटम पे भी डिपेंड करेगा. सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इनके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये ज़्यादा है, बट डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट है. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू कम आती है. तो दैट इज़ वाई डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन इज़ लेस दैन द क्लोरोमीथेन. तो इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा. बाकी इस केस में सेम ही है. ठीक है, देखो CH3Cl का डायपोल मोमेंट कितना है, 1.860 है. CH3F का डायपोल मोमेंट कितना है, 1.8. इसका डायपोल मोमेंट कम है, वही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या होता है, नो डाउट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट जो डिस्टेंस होगा डायपोलर चार्जेस के बीच में वो क्या होगा, कम है. ठीक है, सिमिलरली CH3Br कि इसका है 1.830 और CH3I का 1. और बाकियों के केस में सिंपल है, बस ये दोनों एक्सेप्शंस हैं. बाकी अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कम होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम है एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है, और डिस्टेंस ऑलमोस्ट है, इंक्रीज तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता आयोडीन के केस में. सो दिस इज हाउ द डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज. सो डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन इज ग्रेटर देन द डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन. ये ध्यान रखना, ये मैं पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. अगर यहाँ पे वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया, बट एक बार आप उसको फर्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हो, सेम वही टॉपिक है डायपोल मोमेंट वाला. तो हम ये बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज लेसर देन क्लोरोमीथेन ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. अगर फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन भी कम होगा. ठीक है, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव, डिस्टेंस भी कम होगा. और जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर और डिस्टेंस पर. ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी ओवरऑल. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स. हमें पता है कि जो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स है पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे
सपोज ये RX है, हेलो एल्केन है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल कहलाए? पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑल्दो हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स बट स्टिल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर भी पोलर होता है, ठीक है, और ये भी पोलर, बट दे आर स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इज़ कि अगर हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सपोज मैं बात करूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और अगर हेलो एल्केन को इसमें डिज़ोल्व होना होगा, वाटर में अगर डिज़ोल्व होना होगा हेलो एल्केन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ हेलो एल्केन्स हैज़ टू डिज़ोल्व इन द वाटर, सो हेलो एल्केन्स को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ये ब्रेक होएंगी तो फिर जैसे ही ये ब्रेक होएंगी, अगर ये ब्रेक होती है बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन इनके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, तब ये सॉल्युबल होगा। बट इस केस में क्या है कि हेलो एल्केन और हेलोएरीन है, उनके पास हेलो एल्केन्स को एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, जब तक ये बॉन्डिंग नहीं टूटेगी तब तक हेलो एल्केन्स इनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सो यही रीज़न है कि जो हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो तोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो कि हेलो एल्केन्स के पास नहीं होती इतनी एनर्जी। So, haloalkanes and haloarenes are polar molecules till they are insoluble in water. If haloalkanes and haloarenes is to dissolve in water, energy is required to break the hydrogen bond which exists between water molecules. तो आगे हम वो ये बोल सकते हैं they are quite soluble in organic solution, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, जिसमें लो पोलैरिटी होगी, ठीक है, उसमें ये डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो क्या, अगर वो लो पोलैरिटी होगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो इजली जो हेलो एल्केन्स है उसको तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे उनको, उनके अट्रैक्शंस को, और इजीली उनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। लो पोलैरिटी वाले जो सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, ईथर, और सेम ही हो गया ये क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। सो दीज आर organic solvent in which haloalkanes can dissolve. Next is कि which have higher boiling point, इसमें से किसका boiling point ज़्यादा है? CH3Cl और CH3OH। सिंपल सी बात है, देख के पता चल रहा है CH3OH का boiling point ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। So CH3OH will have more boiling point because it is having strong hydrogen bonding. इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट इज़ वाई हम ये बोलेंगे CH3OH जो मॉलिक्यूल है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट इज CH3Cl, क्लोरोमीथेन एंड इथेन, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, विच इज़ क्वाइट वीकर देन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें क्लोरोमीथेन की और ब्रोमोमीथेन की, तो इसको हम देख के भी बता सकते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी? इसमें होगी, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज एन-ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक एन-ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन है जिसमें हेलोजन लगा हुआ है, 4 कार्बन है और हेलोजन लगा हुआ है। ये क्या है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इन दोनों में से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका ज़्यादा होगा? तो ये बहुत ईजी है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ब्रांच स्ट्रक्चर में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेसर द नंबर ऑफ
ब्रांचिंग हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अगर ब्रांचिंग होगी तो स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल्स होगा टेंड्स टू एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट इज एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड एंड नियोपेंटाइल क्लोराइड। अगर इन तीनों के हम कंपैरिजन करें तो पेंटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोपेंटाइल क्लोराइड, एंड जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रांचिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें कम है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज।